हेलो स्टूडेंट, मैं आपका डीके दीपक सर। जैसा कि आप मेरा पिछले वीडियो देख चुके हैं जिसमें मैंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन के बारे में आप लोगों को बताया था। अब आज के वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं जनन का दूसरा प्रकार जिसे हम लोग कहते हैं लैंगिक जनन। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि लैंगिक जनन क्या होता है, कैसे होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लैंगिक जनन हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो लैंगिक जनन प्रजनन की वह विधि है जिसमें दो प्रकार के युग्मक संलयित होकर युग्मक का निर्माण करते हैं और फिर उस युग्मनज से नए जीव की उत्पत्ति। तो हम लोग देखते हैं लैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो लैंगिक जनन प्रजनन की एक विधि है जिसमें क्या होता है कि दो अलग अलग जनक, याद रखेंगे, दो अलग अलग जनक से उत्पन्न युग्मक के निषेचन के फलस्वरूप नए संतति का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। तो क्या याद रखेंगे हम लोग कि इसमें एक ही पेरेंट्स नहीं होते हैं, जबकि अलैंगिक जनन में क्या हुआ था, एक ही पेरेंट से संतति उत्पन्न होते थे। इसमें क्या होता है कि दो जो जनक होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं और इसके फलस्वरूप क्या होता है कि दो अलग अलग जो जनक होंगे तो अलग अलग क्या निकालेंगे, युग्मक का निर्माण करेंगे। अब ये युग्मक जो होगा सेम हो सकता है आकार में या फिर डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे हम लोग शैवाल में पढ़ेंगे तो जो युग्मक होते हैं, गैमेट्स होते हैं, वो अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर दोनों जनक से उत्पन्न युग्मक की आकृति संरचना अगर सेम हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समयुग्मक। अगर दोनों की आकृति और संरचना दोनों का अलग अलग हो तो उसे हम लोग कहते हैं विषम युग्मक। तो सबसे पहले हम लोग इसका परिभाषा लिख लें। प्रजनन की वह विधि जिसमें दो अलग अलग जनक मीन्स पेरेंट्स, जनक से उत्पन्न युग्मक संलयित होकर संतति का निर्माण करते हैं, लैंगिक जनन कहलाता है। लैंगिक जनन कहलाता है। तो ये आपने देखा कि इसमें दो अलग अलग जनक क्या करते हैं, यहाँ देखिए, दो अलग अलग जनक, डिफरेंट पेरेंट्स। अगर हम लोग इंसान की बात करें तो हम इंसान में कौन सा जनन होता है, लैंगिक जनन। तो इंसान में स्त्री से अलग युग्मक का निर्माण होगा, पुरुष से अलग युग्मक का निर्माण होगा और स्त्री और पुरुष के दो अलग अलग गैमेट्स जो होंगे, युग्मक होंगे, वो संलयित होकर युग्मनज का निर्माण करेंगे और फिर उस युग्मनज का कोशिका विभाजन होगा, सेल डिवीजन होगा, डिफरेंशिएशन होगा, विभेदन होगा और फिर आगे चलकर फिर भ्रूण बनेगा, फिर भ्रूण से विकसित होकर एक नए जीव का निर्माण हो जाएगा।
तो यहाँ पे आपने देखा कि दो अलग अलग जनक, टू डिफरेंट पेरेंट्स, अगर इसमें एक मेल है, इन शॉर्ट अगर यहाँ नर है और ये मादा है, ठीक है, मेल है और ये फीमेल है, तो नर में क्या, ये नर जो है जनक होते हैं, वो कौन सा युग्मक उत्पन्न करते हैं, तो ये जो उत्पन्न करते हैं आपका जैसे शुक्राणु, और मादा युग्मक हम लोग क्या कहते हैं, अंडाणु। अब शुक्राणु का जो आकार होता है देख लीजिए, इस तरह से होता है, अंडाणु का आकार इस तरह से होता है। तो यहाँ पर जो युग्मक है, शुक्राणु भी युग्मक है, अंडाणु भी युग्मक है, लेकिन दोनों का जो आकृति है अलग अलग है, इसलिए इस मनुष्य के द्वारा जो उत्पन्न युग्मक होंगे वो विषम युग्मक होंगे। अब है कि इस दोनों युग्मक के निषेचन के फलस्वरूप संलयन जब होंगे तो क्या बनेगा, एक जायगोट बनेगा, युग्मनज बनेगा, ठीक है। अब इस युग्मनज का क्या होगा, कोशिका विभाजन होगा, कोशिका विभाजन होगा, और इस कोशिका विभाजन से किसका निर्माण होगा, भ्रूण का। तो भ्रूण क्या है, एक ग्रुप ऑफ सेल है, कोशिकाओं का एक समूह बनेगा। इसी यह कोशिका बार बार क्या होगा, डिवाइड करता जाएगा, टूटता जाएगा, टूटने के बाद क्या होगा, एक गोलाकार संरचना का निर्माण करेगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूण कहेंगे। ये कोशिकाओं का क्या होता है, समूह होता है। इस तरह से मान लीजिए बहुत सारा कोशिका का एक जगह जमा हो जाएगा, ये भ्रूण का निर्माण करेगा, और इस भ्रूण का क्या होगा, फिर विकास होगा, शरीर का अलग अलग भाग का निर्माण होगा, और ये शरीर बन जाएगा। तो यहाँ आपने क्या देखा कि इसमें दो जनक है, एक नर है और एक मादा है। नर जनक है, यह कौन सा युग्मक गैमेट उत्पन्न करता है, शुक्राणु। शुक्राणु क्या है, युग्मक है, गैमेट्स है। यहाँ पर ये मादा का जो शरीर है ये क्या उत्पन्न करता है, अंडाणु। अंडाणु क्या है, युग्मक है, और दोनों के मिलने से क्या बना, युग्मनज, जायगोट। और इस जायगोट के लगातार विभाजन से, कोशिकीय विभाजन से किसका निर्माण हुआ, भ्रूण का, और फिर भ्रूण का क्या होगा, हर एक कोशिका विभेदित होगा। विभेदित का अर्थ यह हुआ कि अलग अलग कोशिका अपने अलग अलग कार्य के लिए क्या हो जाएंगे, स्पेशलाइज हो जाएंगे, विशेषज्ञता हासिल कर लेंगे। अगर इस कोशिका का काम हो जाएगा, मान लीजिए हार्ट का निर्माण करना, दिल का निर्माण करना, इस कोशिका जो है अपने आप में काम, दैट मीन्स यह सिंपल भाषा में समझिए, यहाँ जितने भी कोशिका है सभी कोशिका अपने अपने कार्य का क्या कर लेंगे, बंटवारा कर लेंगे कि हम ये अंग का निर्माण करेंगे, हम उस अंग का निर्माण करेंगे, और इस तरह से पूरे शरीर का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या समझ में आया कि लैंगिक जनन की या प्रजनन की वह विधि है जिसमें दो जनक, क्या, दो जनक युग्मक का, गैमेट्स का निर्माण करते हैं, और फिर उस युग्मक के निषेचन से, संलयन से नए जीव का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। और ये याद रखिए, कई बार मैं बोल चुका हूं कि जो भी युग्मक होते हैं, गैमेट्स होते हैं, उसमें गुणसूत्र की संख्या अपने जनक के गुणसूत्र की संख्या की आधी होती है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो ये शुक्राणु है इसमें गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाएगी, n, और अंडाणु में भी गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाएगी, n, और दोनों के मिलने से ये जो युग्मनज बना जायगोट, ये क्या होगा, 2n बनता है। इसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में और ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। ये तो इसका परिभाषा हो गया, डिफिनीशन हो गया। और एक चीज बता दें कि लैंगिक जनन की विशेषता क्या है। अलैंगिक जनन से ही अधिकतर जैसे इंसान है या फिर जो भी विकसित जीव है उसमें लैंगिक जनन होने का क्या तात्पर्य है। लैंगिक जनन अलैंगिक जनन से ज्यादा विकसित है और ज्यादा जटिल है। तो जटिल प्रक्रिया जटिल जीवों में होती है। अब यहाँ होने का तात्पर्य समझिए कि लैंगिक जनन के द्वारा जो भी संतति उत्पन्न होंगे उसमें भिन्नताएं उत्पन्न होंगी।
क्या होगी? भिन्नताएं, वेरिएशन उत्पन्न होगा। और ये वेरिएशन पीढ़ी दर पीढ़ी, ये विभिन्नता जो है पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होगा? जमा होता जाएगा, एक्युमुलेट होता जाएगा और एक नए जीव का विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा, एक नया जीव बनने की ओर क्या होगा? अग्रसरित होगा। तो इस तरह से लैंगिक जनन जो है जीव विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो क्यों अदा करता है? तो इसलिए अदा करता है कि लैंगिक जनन में जो भी संतान उत्पन्न होते हैं उसमें भिन्नता उत्पन्न होती है। जैसे आप पूरी तरह आप अपनी माँ की तरह भी नहीं है, पूरी तरह आप अपने पिता की भी तरह नहीं है, यानी कि दोनों के कॉम्बिनेशन से आप में एक नए प्रकार का क्या हुआ? गुण विकसित हो चुका है जो आपको दुनिया में क्या बनाता है? यूनिक बनाता है, अद्वितीय बनाता है। और यह बात भी आप जान लीजिए, दुनिया का हर आदमी अपने आप में क्या होता है? यूनिक होता है। अब जैसे देखिए कि रेड कलर है और व्हाइट कलर है, दोनों को आप मिक्स कर दीजिए, कौन सा कलर बनेगा? पिंक कलर बनेगा। आप पिंक को व्हाइट भी नहीं कर सकते, पिंक को आप रेड भी नहीं कर सकते। तो इस तरह से क्या होता है, जिस तरह अलग अलग कलर का कॉम्बिनेशन से एक नए कलर का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, उसी तरह से अलग अलग जनक के युग्मकों के संलयन से जो संतति उत्पन्न होते हैं उसमें क्या होगा? भिन्नताएं होंगी। और ये भिन्नताओं का जो क्रम होगा पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होगा? चलता जाएगा। और चलने के फलस्वरूप क्या होगा? जो अच्छे गुण होंगे वो एक जगह जमा हो जाएंगे, या फिर जो बुरे गुण होंगे, तो आप ये भी जानते हैं कि अच्छा या बुरा जो गुण होता है किसी भी जीव में वह उसके जीन्स के कारण होता है, जिस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे जब हम लोग जेनेटिक्स पढ़ेंगे। यहाँ मेरा मकसद क्या था? सिर्फ आपको लैंगिक जनन समझाना कि लैंगिक जनन क्या होता है। तो आपने समझ लिया कि लैंगिक जनन क्या है, जनन की प्रक्रिया एक बार और समझ लीजिए, जिसमें दो जनक अलग अलग युग्मक का निर्माण करते हैं और फिर उस युग्मक के संलयन से एक नए जीव की उत्पत्ति होती है, संतति जीव कहते हैं। फिर दूसरा क्या समझा आपने कि लैंगिक जनन से जो उत्पन्न संतति होते हैं उसमें भिन्नताएं पाई जाती है। ठीक है, तो जिसमें भिन्नताएं उत्पन्न होंगी वो अपने आप को क्या करेगा? वातावरण के अनुकूल अपने आप को सक्षम बनाएगा। इसलिए लैंगिक जनन से जो उत्पन्न संतति होंगे वो जो है बदलते वातावरण के साथ अपने आप को समायोजित कर सकते हैं। ये इसका क्या हो गया? खासियत हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अब तो लैंगिक जनन तो होता है, तो लैंगिक जनन किस में होता है? जीवों में होता है। अब जीवों में जो लैंगिक जनन होता है कब होता है? तो जनन के आधार पर, प्रजनन प्रक्रिया के आधार पर किसी भी जीव का, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, सभी जीवों का जो जीवन आयु होगा, जीवन आयु के बारे में पहले जान चुके हैं, तो उसका जो जीवन आयु होगा 3 मुख्य प्रवस्थाओं में, फेजेस में बटे होंगे। इस प्रवस्था को हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या कहते हैं। अब देखिए लैंगिक जनन, हमने क्या बताया कि लैंगिक जनन करने वाले जीव, कौन सा जीव? लैंगिक जनन करने वाले जीव। यहाँ लिखते हैं जैसे लैंगिक जनन करने वाले जीव, तो जो जीव लैंगिक जनन करता है, ठीक है, तो उस जीव का, ये क्या है? लैंगिक जनन करने वाला क्या है? जीव है। अब इस जीव का, माने कोई जीव है, ठीक है, ये जीव क्या कर रहा है? लैंगिक जनन कर रहा है। अब इस जीव का जो क्या है? जीवन आयु है। क्या है? जीवन अवधि। तो इस जीव का जो जीवन अवधि है, लाइफ स्पैन है, वो क्या है? कई स्टेज में, फेजेस में बटा हुआ है। तो कौन कौन सा फेज है? तो इसका जो लाइफ का जो फेज है 3 स्टेज में बटा हुआ है। अब देखिए ये जो पहला स्टेज की बात मैं कर रहा हूं वो है किशोरावस्था।
किशोरावस्था, जिसको हम लोग जुवेनाइल फेज कहते हैं। दूसरा है जनन प्रावस्था, रिप्रोडक्टिव फेज, और तीसरा है जीर्यमान प्रावस्था, सेनेसेंट फेज। यह है जनन प्रावस्था और यह है किशोरावस्था। जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंट फेज। अब इस तीनों फेज के बारे में समझिए। अगर बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो जितने भी जीव हैं उसका इस दुनिया में आने का जो लक्ष्य है प्रजनन करना है। आप सोचेंगे सर आप क्या बता रहे हैं कि क्या इस दुनिया में जितने भी जीव आते हैं क्या वो सिर्फ प्रजनन के ही उद्देश्य से आते हैं? तो हाँ, वो जीव जो है जो लैंगिक जनन कर रहे हैं वो प्रजनन के ही उद्देश्य से आते हैं। अब मैं इसको बता दूं कि कैसे आते हैं। अब देखिए, आपने देखा होगा, एक सोच के देखिए, गेहूं का पौधा है, व्हीट का प्लांट है, आप उसे खेत में बोते हैं, अच्छे से खाद देते हैं, पानी डालते हैं, फिर पौधा बड़ा होता है। फिर बड़ा होने के बाद क्या होता है? उसमें फूल लगते हैं। फूल लगने के बाद क्या होगा? बीज बनेगा। अब बीज भी जब बन जाएगा तब क्या होगा? पौधा धीरे धीरे सूखना स्टार्ट कर देगा। अगर आप नहीं भी काटेंगे खेत में तो खेत में ही सूख जाएगा। सूखने का अर्थ क्या हो गया? डेथ हो गया। उसी तरह से तो इसमें क्या आपने देखा कि जिस अवस्था तक पौधा में फूल नहीं बना, फूल का बनना इट इज द एग्जाम्पल ऑफ, इट इज द सिंबल ऑफ इंटीरी ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। जब किसी पौधा में फूल बन जाता है, इसका अर्थ होता है कि पौधा जो है प्रजनन प्रावस्था में प्रवेश कर गया। अब वो प्रजनन करेगा क्योंकि फूल जो होता है प्रजनन अंग है। तो जब तक पौधा में फूल नहीं बन रहा है, प्रजनन अंग विकसित नहीं हो रहा है, तब तक पौधे के लंबाई में, मोटाई में जो वृद्धि हो रहा है, तो उस प्रावस्था को, उस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? किशोरावस्था, जुवेनाइल फेज। आप भी अपने जीवन में गुजर रहे हैं। आप जो +2 के जो स्टूडेंट्स हैं वो सब किस फेज में है? जुवेनाइल फेज में। आपका जो प्रजनन अंग विकसित हो रहा है वो फाइनल डेवलप नहीं हुआ है। तो उसी तरह से जब उस जीव में प्रजनन अंग विकसित हो जाता है, जैसे पौधा में फूल का निकलना क्या है? ये इस बात का सूचक है कि पौधा जो है अब लैंगिक जनन करने के लिए तैयार है। जब लैंगिक जनन हो जाता है तब उसका क्या असर है? उसके जीवन का कोई औचित्य नहीं रहा। अब वो क्या करेगा? बीज का फॉर्मेशन करेगा और फिर बीज जो है नए जीवन के लिए क्या है? एक रास्ता बन गया, एक नए जीवन की संभावना उसमें छिप गई। बीज से नए जीवन की उत्पत्ति होती है ना, एक नए पौधे की उत्पत्ति होगी ना। तो अब क्या होगा? जैसे बीज बन गया, पौधा जो धीरे धीरे सूखना स्टार्ट हो जाएगा, पीला होता चला जाएगा और वो खत्म हो जाएगा। तो इसी तरह से तो किशोरावस्था क्या हुआ? इस अवस्था में जीव का शरीर बहुत तीव्र गति से विकसित होता है ताकि उसमें प्रजनन अंग का विकास हो सके। दूसरा अवस्था है रिप्रोडक्टिव फेज। इस अवस्था में जीवधारी के शरीर में प्रजनन अंग विकसित होते हैं और वो जीव प्रजनन के लिए सक्षम हो जाते हैं। तीसरा अवस्था है जीर्यमान प्रावस्था, सेनेसेंट फेज। इस अवस्था में क्या होता है? जीव ग्रोइंग ओल्ड, यानी उसमें बुढ़ापा छाने लगता है। हम लोग क्या उम्र है या किसी को देखते हैं जीवन में क्या है? बच्चा है, बड़ा हुआ, फिर शादी ब्याह उसका हो गया, फिर क्या होगा? वो धीरे धीरे बूढ़ा होते जाएगा और लास्ट में क्या होगा? डेथ हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। तो इस तरह से जीर्यमान प्रावस्था का अंतिम
जो स्टेज क्या होगा, इसका फाइनल डेस्टिनेशन क्या होगा, डेथ। इसके बाद जीव खत्म, और उसके जगह पर जड़ प्रावस्था में उसने जो जीव उत्पन्न किया, वो जीव अब इस धरती पे क्या करेगा, जिंदा रहेगा, वो अपना जीवन चक्र पूरा करेगा। और इस तरह से हर जीवधारी उसके जीवन का जो चक्र होगा इसी 3 प्रावस्था से गुजरता जाएगा, हर एक पीढ़ी का। ये खत्म होगा, दूसरा आएगा। दूसरा कहां से आया, प्रजनन प्रावस्था से, और इस तरह से जीव जो है खत्म होता चला जाएगा। तो आपने समझ लिया किशोरावस्था क्या है। अब ये जो प्रजनन का अवस्था है, ठीक है, तो इस प्रावस्था में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, तो यहाँ तो 2 घटनाएं होंगी, एक प्रजनन से पहले की घटना और उसके प्रजनन के बाद की घटना। तो यहाँ पर हम लोग जो है कि प्रजनन प्रावस्था जो है, इसमें हम लोग किसकी चर्चा करेंगे, अब घटनाएं। इसमें कितने प्रकार की घटनाएं घटेंगी, तो इसमें आप बेसिकली कितना प्रकार घटना घटेगा, एक प्रजनन से पूर्व की घटना, या सॉरी निषेचन से पूर्व की घटना, निषेचन से पूर्व की घटना, निषेचन, और उसके बाद क्या होगा, निषेचन पश्च घटना है। निषेचन तब समझते हैं, इसको बता देंगे कि निषेचन क्या होता है कि जब नर युग्मक या मादा युग्मक या 2 अलग अलग युग्मक, नर या मादा, बहुत सारे ऐसे जीव है कि उसके पूरा शरीर ही क्या है, उभयलिंगी है। उभयलिंगी कहने का मतलब क्या हुआ, उसमें नर युग्मक और मादा युग्मक एक ही जीवधारी का शरीर बन रहा है। तो आप वहां पे नर और मादा युग्मक शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वहां आप क्या कहेंगे, वहां जो युग्मक होगा वो समलिंगी होगा या विषमलिंगी होगा, उसका जो आकार होगा एक जैसा भी हो सकता है या अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो जिसमें 2 अलग अलग नर नहीं होते हैं, इसलिए नर और मादा युग्मक कहना क्या होगा, औचित्यपूर्ण तो होगा, लेकिन नर और मादा कहना अलग अलग, ये औचित्य नहीं होगा। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पे कि निषेचन में क्या होता है कि 2 युग्मक का आपस में संलयन होता है, इसको आप निषेचन कहते हैं। अब निषेचन से पहले क्या क्या होगा, निषेचन अगर हो गया तो उसके बाद क्या होगा। अभी तक आप क्या समझे थे, निषेचन के बाद जीव बन जाता है, क्या तुरंत बन जाता है, डायरेक्ट बन जाता है, नहीं बनता है। इसको हम लोग यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर क्या है कि प्रजनन की जो प्रावस्था है, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन पूर्व घटनाएं। दूसरा क्या होगा, निषेचन होगा, निषेचन। और तीसरा पश्च निषेचन, निषेचन घटनाएं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इंग्लिश में कहते हैं फर्टिलाइजेशन, और क्या हुआ, सॉरी प्री फर्टिलाइजेशन, पूर्व का तो प्री वर्ड लगता है, फर्टिलाइजेशन होगा, और पश्च निषेचन का क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होंगे। ये 3 घटनाएं उसके जीवधारी के शरीर में घटेंगी। निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन की घटना और पश्च निषेचन की घटना। तो अब हम लोग देखते हैं कि निषेचन से पहले की घटना में क्या क्या होगा, फिर निषेचन में क्या होगा, और निषेचन के बाद क्या होगा। तो आप मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा अभी तक कि जीवधारी का जो शरीर है उसमें कितनी प्रावस्था होगी जो लैंगिक जन करेंगे, और उन प्रावस्था में कौन कौन सी घटनाएं होंगी। एक बार आपको फिर रिपीट करा दें, किशोरावस्था में जीव शरीर जो है विकसित होंगे ताकि उसमें प्रजनन अंग विकसित हो सके। प्रजनन अवस्था में क्या होता है, उसमें जनन अंग अंडाशय हुआ या फिर वृषण हुआ, ये पूरी तरह से क्या होगा, विकसित हो जाएंगे। और जीर्णावस्था में क्या होगा, वो धीरे धीरे जीव बूढ़ा होता जाएगा। अब प्रजनन की जो अवस्था है इसमें 3 घटनाएं होंगी,
निषेचन पूर्व घटना, फिर निषेचन और क्या होगा पोस्ट निषेचन घटनाएं। तुम लोग जन प्रावस्था को हम लोग और विस्तृत रूप से समझते हैं।